अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट सेक्शन में जो है टॉपिक कवर कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और लास्ट क्लास जो हमने स्टॉप की थी वो हमारी थी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे द न्यू HRM, न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। Traditional American personnel management and industrial relation system were challenged by the process of globalization, rapid technological advances, shorter product life cycle, changing customer and investor demand. जब हम आफ्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद एक वक्त जब आया जब हम ग्लोबल विलेज में दाखिल हुए, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए। तो यहाँ पर आकर यूएसए के अंदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को चैलेंज किया गया। और उन्होंने बताया कि अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस यूजफुल नहीं है। ये वो टाइम था जब टेक्नोलॉजी की एडवांसेस थी, बहुत फास्ट इन्वेंशन और इनोवेशन का सिलसिला शुरू हुआ। और इस इन्वेंशन और इनोवेशन और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आए और बिजनेस के चैलेंजेस में इजाफा हुआ, बिजनेस की कंडीशन तब्दील हुई और बिजनेस का जो है ट्रेंड है वो तेजी से तब्दीली की तरफ चला गया। इसका जो रिएक्शन हमारे सामने आया वो एक ये था कि शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तेजी से तमाम प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल शॉर्ट होने लगे। और अगर हम अभी डिटेल में ज़्यादा बात नहीं कर सकते प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं कि एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आफ्टर इंट्रोडक्शन कब तक अपनी डिमांड रिटेन कर सकती है, और जब नई प्रोडक्ट उसकी रिप्लेसमेंट में आती है तो पुरानी प्रोडक्ट की डिमांड रिमूव खत्म हो जाती है और यहाँ उसकी लाइफ साइकिल एंड हो जाती है। तो ये जो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट पहले ज़्यादा होता था, ये आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये कम हो गया। चेंजिंग कस्टमर, कस्टमर की बिहेवियर, कस्टमर की साइकी, कस्टमर की पर्सनैलिटी, कस्टमर की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आने लगी। एंड इन्वेस्टर डिमांड, और इन्वेस्टर की डिमांड भी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गई। तो ये वो मेजर रीज़न थे जिनकी बुनियाद पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं रही और इसको चैलेंज किया गया। और इसमें जो मेन रीज़न थे वो कस्टमर की चेंजिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कमी और इन्वेस्टर डिमांड। तो यही वजह है कि यहाँ से हमारा जो न्यू HRM एरा, न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एरा शुरू हुआ। मैनी यूएसए इंडस्ट्री वर फेसिंग द अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। यूएसए की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एक वर्स्ट कंडीशन फेस कर रही थी। उसमें एक थी अंडर यूटिलाइजेशन, एक तो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज ना करना, और सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज का अनएम्प्लॉयड होना। ये दोनों वो वर्स्ट कंडीशन थी जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट चैलेंजिंग होती है। उसके बाद थर्ड था फॉर द रीजन the reason for such problem were adverse union management relations, low employee motivation and trust in management, hierarchical management, restrictive work practice and final resistance of। तो इस ये जो रीजन थे, ये जो प्रॉब्लम थी, इनका जो हमें रिएक्शन नजर आया एडवर्स यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, इसकी एक वजह थी कि यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन बहुत ज्यादा खराब थे। सेकेंड, लो एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज का जो मोरल था, एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन थी वो बहुत डाउन थी। और ट्रस्ट टूवर्ड्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट की तरफ ट्रस्ट लेवल बहुत कम था।
और हिरार्कल मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टिव, और ये जो मैनेजमेंट की हिरार्की होती है, जो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट से होती हुई नॉन मैनेजर वर्कर तक जाती है, इसके अंदर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी। ये वो तमाम रीजन थे जिसकी बुनियाद पर जो है एक वर्स्ट कंडीशन फेस की गई बिजनेस के अंदर। Promoted by these challenges, American business has begun to place greater emphasis on the management of human resources to improve productivity, quality, and thus to be competitive internally and externally. इन तमाम चैलेंजेस के बढ़ने से अमेरिकन बिजनेस ने जो शुरुआत की, उसने बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस किया वो ह्यूमन रिसोर्सेज को किया, ताकि प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट की जा सके, क्वालिटी को इनहेंस एंड रिटेन मेंटेन किया जा सके, एंड थस द कम्पिटिटिव इंटरनली एंड और इंटरनल और एक्सटर्नल कंपटीशन की इंटेंसिटी को फेस किया जा सके। तो यहाँ से जो है इन चैलेंजेस को हैंडल करना शुरू किया। इन द एकेडमिक लिटरेचर, एट लास्ट द टर्म personal management and personal administration have been virtually replaced by the term of HRM. यहां से शुरुआत हुई टर्म पर्सनल मैनेजमेंट की एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो वर्चुअली रिप्लेस हुए बाय द टर्म ऑफ HRM। यानी हमने HRM के अंदर दो ग्रुप डिवाइड कर दिए, एक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक पर्सनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो इनके दरमियान में फर्क क्या होता है? मैनेजमेंट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ इलीट क्लास ऑफ मैनेजर, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स होते हैं, ये हमारी मैनेजमेंट होती है, जिनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना, उसको आगे फॉरवर्ड करना, उस पर इम्प्लीमेंट को कंट्रोल करना, ये तमाम काम कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जो इंगेज होती है डायरेक्ट परफॉर्मेंस में, और जो क्लोज होती है वर्कर से, और जो उस प्लान पे इम्प्लीमेंट करवाती है, परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कराती है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। तो यहाँ से इन दोनों को हमने सेपरेट किया, और एक कहलाई पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक कहलाई पर्सनल मैनेजमेंट, वर्चुअली रिप्लेस बाय द HRM, और ये HRM का रिप्लेसमेंट थी। In UK, the concept of HRM arrived around 1985 till 86। यूके में जो कॉन्सेप्ट ऑफ HRM आया वो 1985 से 1986 तक आया, when the British industry was suffering from restructuring। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा सफर कर रही थी रिस्ट्रक्चरिंग से। वहां पे इंडस्ट्रीज के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। इफेक्ट ड्यू टू recessions of lost competitiveness। रिस्ट्रक्चरिंग की जो करने की मेन जरूरत थी, वो वजह ये थी कि उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बहुत कम थी, और ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के कम होने की वजह से जरूरत थी कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया जाए। एंटी यूनियन लेजिस्लेशन of the theater government encourage firms to introduce new labor practices and reorder their collective bargaining arrangement। यहाँ से जो सिलसिला हुआ लेजिस्लेशन, कानून साजी हुई एंटी यूनियन, यानी यूनियन के बहुत ज्यादा बढ़ते हुए प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है इंकरेज किया फर्म को इंट्रोड्यूस न्यू लेबर प्रैक्टिसेस, ताकि नई लेबर प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया जा सके, और कलेक्टिव बार्गेनिंग अरेंजमेंट, और बार्गेनिंग एजेंट्स को अरेंज करने के लिए जो नए नए मेथड इंट्रोड्यूस कराएगा। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बार्गेनिंग एजेंट और लेबर यूनियन क्या होती है। द नेचर ऑफ HRM, नेचर ऑफ HRM में सबसे पहले ह्यूमन फोकस। People concerned develop and utilize human potential, regard people as an important assets of organization।
नेचर ऑफ एचआरएम में जो फोकस है वो सारा का सारा फोकस है ह्यूमन फोकस, और इसके अंदर जो कंसर्न एंड डेवलपमेंट एंड यूटिलाइज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, जिसका मेन कंसंट्रेशन है हाउ टू यूटिलाइज ऑप्टिमम लेवल ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। रिग्रेट पीपल एज ए इम्पॉर्टेंट एज ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है कि पीपल ऑर्गेनाइजेशन के इन द शेप ऑफ एसेट, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। मैनेजमेंट फंक्शन अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स, और यहाँ पे अप्लाई किए गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। पहले डेवलपमेंट हुई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, फिर उसको अप्लाई किया गया, और फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो जो बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये परफॉर्म किए गए बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट। डायनेमिक्स affected by the change in even political, legal, economic, social, culture and technological। और फिर तेजी से जो चेंज आया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, उसमें सबसे अहम थी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उसके बाद थी लीगल इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद थी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। म्यूचुअली ओरिएंटेड, म्यूचुअली म्यूचुअलिटी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है एम्प्लॉयर्स का और एक ग्रुप होता है एम्प्लॉयज का। इनके दरमियान में इंटरेक्शन, इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग, इनके दरमियान में एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयर से सेटिस्फाई होना, ये बहुत जरूरी था। कंटिन्यूस ऑनगोइंग एक्टिविटीज, ये वो तमाम एक्टिविटीज थी जो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप जारी सारी रहती। कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम की अब हम बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे अहम कंपोनेंट्स है एचआरएम का, कि किसी भी एचआर मैनेजर या एचआर रिस्पॉन्सिबल की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्लान करना ह्यूमन रिसोर्सेज को। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसका एचआर का जो एक अहम स्टेज है जिसमें हम रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कहलाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें हम परफॉर्मेंस को प्राइस करते हैं, परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम अपने अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करते हैं, उनकी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं और उनकी कॉम्पिटेंसीज में इजाफा करते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन, और हम एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं। एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, और आज के दौर में जो सबसे एक अहम कॉन्सेप्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम MIS कहते हैं। HRM process, the process of HRM involve attracting, developing and maintaining a talented and energetic workforce। HRM प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है अट्रैक्टिंग, कि हम किस तरह अट्रैक्ट करें उन वेलवर्स, उन हार्ड वर्कर्स, उन स्किलफुल लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। फिर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, और फिर उनको हासिल करने, अट्रैक्ट करने के बाद, एक्वायर करने के बाद उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए और फिर किस तरीके से मेंटेन किया जाए उनके टैलेंट को। एनर्जेटिक वर्कफोर्स, वो तमाम वर्कफोर्स जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक है। द बेसिक गोल ऑफ HRM इज टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। किसी भी HRM की जो मेन गोल होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाए, टू इंश्योर द हाईली कैपेबल एंड अनएक्सपेक्टेड पीपल आर ऑलवेज अवेलेबल, कि वो तमाम वेल कॉम्पिटेंट, एनर्जेटिक, हार्ड वर्कर लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया जा सके। द थ्री मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर HRM are attracting and quality workforce,
अट्रैक्ट करना क्वालिटी वर्कफोर्स को, डेवलपिंग अ क्वालिटी वर्कफोर्स, डेवलप करना क्वालिटी वर्कफोर्स को, मेंटेनिंग अ क्वालिटी वर्कफोर्स और मेंटेन करना क्वालिटी। ये बुनियादी तौर पे तीन जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो किसी भी एचआर मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट को बेयर करनी होती है। इसमें सबसे पहली अहम जिम्मेदारी है किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए क्वालिटी वर्कफोर्स को। सेकंड, किस तरीके से डेवलप किया जाए क्वालिटी वर्कफोर्स को। और थर्ड, किस तरीके से मेंटेन किया जाए क्वालिटी वर्कफोर्स को। तो यानी एक्वायर करने से लेके, डेवलप करने से लेके और उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने तक की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो एचआर मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर, यानी ओवरऑल एचआर प्रोसेस पर। Attracting a quality workforce involves human resources planning, employee recruitment and selection. अट्रैक्टिंग क्वालिटी वर्कफोर्स के प्रोसेस में जो शामिल हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले तो शामिल होती है, जो कि कोई भी एचआर डिपार्टमेंट या एचआर मैनेजर करता है। सेकंड, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और फिर हम जो एम्प्लॉयज को पूल बनाते हैं, रिक्रूट करते हैं और फिर उस पूल के अंदर से जो आइडियलाइज या बेस्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं एचआर टूल्स से गुजरने के बाद। डेवलपिंग क्वालिटी वर्कफोर्स इन्वॉल्व एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। डेवलपिंग क्वालिटी वर्कफोर्स के अंदर जो इन्वॉल्व है, शामिल है कंपोनेंट्स, उसमें एम्प्लॉय ओरिएंटेशन कि सबसे पहले एम्प्लॉयज की एक आइडियल ओरिएंटेशन होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन अ शॉर्ट वाइल इनहेंस हो जाए, बढ़ जाए, ताकि न्यू एम्प्लॉय फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करना शुरू हो जाए। सेकंड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दिए जाए ताकि वो अपनी स्किल्स, अपने कॉम्पिटेंसीज में इजाफा करे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए से बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आए। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर डिफरेंट एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को प्राइस करना और उनकी परफॉर्मेंस को जज करना और उनकी परफॉर्मेंस में डिफ्रेंशिएट करना कि कौन बेस्ट परफॉर्मर है, कौन एवरेज परफॉर्मर है, कौन पुअर परफॉर्मर है। तो ये प्रोसेस कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। थर्ड, मेंटेनिंग अ क्वालिटी वर्कफोर्स इन्वॉल्व कैरियर डेवलपमेंट। मेंटेनिंग क्वालिटी वर्कफोर्स के अंदर जो हमारे कंपोनेंट शामिल हैं उसमें कैरियर डेवलपमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, कंपनसेशन, बेनिफिट, रिटेंशन एंड टर्नओवर एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। मेंटेनिंग अ क्वालिटी वर्कफोर्स के अंदर हमारा सबसे अहम जो कंपोनेंट्स है वो है कैरियर डेवलपमेंट। जब तक अपने अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की कैरियर काउंसलिंग न की जाए, उनको उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट न किया जाए, उस वक्त तक वो सही तरीके से मोटिवेट नहीं हो सकते। तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी कैरियर काउंसलिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। सेकंड, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज या वर्कर्स की वर्क लाइफ बैलेंस, यानी वर्कर जो है दो डायमेंशन में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो वो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करते हैं और एक उनकी पर्सनल लाइफ जो वो अपने घर में स्पेंड करते हैं। इन दोनों डायमेंशन के अंदर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर वर्कर अपनी और प्रोफेशनल लाइफ में सेटिस्फाई है और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में डिससेटिस्फाई है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। और अगर वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में सेटिस्फाई है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डिससेटिस्फाई है, तो ये ऑलरेडी अल्टीमेट उसकी परफॉर्मेंस को मुतासिर करेगी। तो हमें एक आइडियल एनवायरनमेंट डेवलप करनी होती है जिसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट होता है और इससे हमारी वर्कर मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म करने की कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट, कंपनसेशन, और फिर हम अपने जो भी वर्कर, जो भी जॉब, जो भी मुलाजमत अख्तियार करते हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रेमुनरेशन। और हम कंपनसेशन के जरिए उनको डिफरेंट नौयत के रेमुनरेशन फराहम करते हैं। उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, उसमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं,
जो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड बेनिफिट और डिफरेंट बेनिफिट जो कि उसकी अकॉर्डिंग टू नीड रिक्वायरमेंट होते हैं। एंड रिटेंशन एंड टर्नओवर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे खतरनाक, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, वो होता है टर्नओवर। टर्नओवर कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एचआर के प्रोसेस के जरिए एक डायमेंशन में वहाँ इनकमिंग ऑफ वर्कर, इनकमिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और दूसरी डायमेंशन में आउटगोइंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी एक तरफ वर्कर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वर्कर जा रहे हैं। ये टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मुतासिर करता है, और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को स्टेबल या मेंटेन या इम्प्रूव नहीं कर पाती। तो हमें रिटेंशन चाहिए, टर्नओवर्स को कंट्रोल करना चाहिए, तो मेंटेनिंग द क्वालिटी वर्कफोर्स का ये एक अहम हिस्सा है। एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, और हमें एक आइडियल रिलेशनशिप की फिजा डेवलप करनी होती है जिसमें लेबर एंड मैनेजमेंट एक दूसरे से सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग अ क्वालिटी वर्कफोर्स। हम किस तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये वो मेन टूल है कि सबसे पहले तो हमें प्लान करनी होती है कि फ्यूचर में जो हमें वर्कर्स या एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, उनको हम किस तरीके से फ्यूचर में अरेंज और हायर करेंगे। फिर मरहला आता है इम्प्लीमेंट में रिक्रूटमेंट का, जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं। और जब आप रिक्रूटमेंट के बाद एक सेकंड स्टेज आता है सिलेक्शन का, जिसमें हम डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स जैसे टेस्ट, इंटरव्यू एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तमाम सिलेक्शन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें एचआर की, तो स्टेप 1, रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन मिशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। कभी भी ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्वायरिंग या एक्विजिशन से पहले रिव्यू करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को, कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज क्या है। और मिशन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, फिर हमें रिव्यू करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव को कि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारी स्ट्रेटेजीज रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। इनको रिव्यू हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डेवलपमेंट एट अ टाइम ऑफ प्लान हो चुकी है, हम इनको रिकॉल करते हैं, रिव्यू करते हैं। थर्ड, असेस करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर हम असेस करते हैं थर्ड स्टेज में करंट ह्यूमन रिसोर्सेज को। इसके अंदर हाउ मैनी आर अवेलेबल नाउ एंड विद व्हाट क्वालिफिकेशन, जो हमारे पास स्टिल अभी तक अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिफिकेशन क्या है, और उन ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है। फिर स्टेप 4 आता है फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स नीड। इस स्टेप में हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, और हम फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारे बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन किस लेवल पर होगी, बिजनेस की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कितना इजाफा करना होगा। और इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं कि किस ट्रेंड से हमें ह्यूमन रिसोर्सेज में इजाफा करना होगा। हाउ मेनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड बाय व्हेन एंड व्हाट टाइप्स, यानी आने वाले फ्यूचर में कितनी तादाद में किस नौयत की ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेप है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लान टू मैच पीपल एंड जॉब ओपनिंग। फिर हम डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान को, और मैच करते हैं पीपल को और जॉब ओपनिंग को। इसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी हम रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं एम्प्लॉय को ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। कंपनसेशन एंड बेनिफिट, हम उनको कंपनसेट करते हैं और डिफरेंट बेनिफिट फराम करते हैं। एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, और हम लेबर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप को आइडियल लेवल पर ले जाते हैं।
जिसमें दोनों पार्टी से एक दूसरे से मैक्सिमम सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो डेवलपिंग अ क्वालिटी फ्रेमवर्क। हमें डेवलप करना होता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हम क्वालिटी को ऑब्जर्व कर सकें। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है इंडक्शन ओरिएंटेशन, सेकंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम डेवलपिंग क्वालिटी वर्कफोर्स के लिए जो सबसे पहला स्टेज है वो होता है ओरिएंटेशन का। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें कि व्हाट ओरिएंटेशन इज, तो ओरिएंटेशन कहते हैं उस आइडियल इंट्रोडक्शन को, एक ऐसी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, जो हम अपने न्यू एम्प्लॉयज को इन शॉर्ट वाइल में फराहम करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिमिलरिटी उनकी बढ़ जाए, और वो कम वक्त में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्टमेंट हासिल कर लें, वो एडजस्ट हो जाए। जितनी जल्दी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट होंगे, उतनी ही जल्दी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देंगे। तो हम ओरिएंटेशन के एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं जिसमें हम एम्प्लॉय को डायरेक्ट उनके वर्क पर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, बल्कि उनको इस मुख्तलिफ सेशन, ये सेशन आमतौर पे एक दिन का हो सकता है, 2-3 दिन का हो सकता है, या फ्यू आवर्स का हो सकता है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट फाइल फराहम करते हैं। सेकंड आता है मरहला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, जिसमें हम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ताकि वो अपनी कॉम्पिटेंसीज को फर्दर इंप्रूव करके डेवलपमेंट हासिल कर सके। थर्ड आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये वो टाइम होता है जब वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल्स को यूटिलाइज करते हैं, और हम परफॉर्मेंस को प्राइस करके ये डिटरमाइन करते हैं कि हु इज द बेस्ट वर्कर, हु इज द एवरेज वर्कर, एंड हु इज अ पुअर वर्कर। मेंटेनिंग क्वालिटी वर्कफोर्स, इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कैरियर डेवलपमेंट। किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि उसकी कैरियर डेवलपमेंट की जाए, उसकी कैरियर काउंसलिंग की जाए, और उसको मोटिवेट किया जाए कि जिस पोजीशन पे वो आज है उसमें हमेशा नहीं रहेगा। आज का सुपरवाइजर कल का मैनेजर, आज का मैनेजर कल का सीनियर मैनेजर, और आज का सीनियर मैनेजर कल का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब हम अपने एम्प्लॉयज को उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करते हैं, तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कैरियर डेवलपमेंट का। और एम्प्लॉय अपने कैरियर की डेवलपमेंट के लिए अपने एफर्ट्स में इजाफा करता है, अपनी लर्निंग में इजाफा करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और ये वो बेनिफिट है जो ऑर्गेनाइजेशन और इट सेल्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय दोनों के लिए बहुत फेवरेबल होता है। नेक्स्ट वर्क लाइफ बैलेंस। फिर हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयज की जो इंडिविजुअल यानी उसकी डोमेस्टिक लाइफ है, और वर्क लाइफ जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, इसके अंदर बैलेंस क्रिएट किया जाए। इस वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है ड्यूटी आवर्स, कि वर्कर को उसकी जॉब में कितनी आवर्स स्पेंड करने हैं। अगर ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे एक इंटरनेशनली जो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आवर्स है वो 8 आवर्स। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से मोर देन 8 आवर्स, 9, 10, 11, 12 आवर्स वर्क एग्जीक्यूट करवा रही है, तो ऐसे में वो कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ड्यूटी आवर्स में, अवेलेबल इन्वायरमेंट में, ये तमाम चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट हो सके, और वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी अब पार्टिसिपेट कर सकें, और वो सेटिस्फाई हो सके। थर्ड है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। फिर मरहला आता है जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर और एम्प्लॉय का होता है, कंपनसेशन, कि उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जाए, और उनको किस तरीके से बेनिफिट किया जाए, बेनिफिट्स फराहम किए जाए। कंपनसेशन वेरी करता है जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो हमारा कंपनसेशन का मरहला है, एक नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना कंपनसेशन ज्यादा, जितनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना कंपनसेशन कम। और बेनिफिट वेरी करते हैं नेचर ऑफ वर्क से, जिस नौइयत के वर्क, जिस नौइयत की परफॉर्मेंस होगी वैसे ही बेनिफिट फराहम किए जाएंगे। नेक्स्ट है रिटेंशन एंड टर्नओवर। फिर एक मरहला आता है रिटेंशन एंड टर्नओवर का, यानी अपने एम्प्लॉय के अंदर कंसिस्टेंसी हासिल करना, अपने एम्प्लॉयज के टर्नओवर को कंट्रोल करना, और इस टर्नओवर के बैड एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को बचाना। फिर है लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। और फिर लेबर और मैनेजमेंट का जो रिलेशन है, ये दो ग्रुप होते हैं, एक लेबर का होता है और एक मैनेजमेंट का। इन रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करना, स्टेबिलिटी लाना, और इन दोनों का एक दूसरे से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है, वरना कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सकती। एलिमेंट्स एंड मॉडल ऑफ एचआरएम। एचआरएम के एलिमेंट्स और एचआरएम के मॉडल्स। इसके अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट है मीन्स। मीन्स के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है एक्विजिशंस, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। हम एक्विजिशन करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, यूटिलाइजेशन उनके यानी परफॉर्मेंस के और प्रोडक्टिविटी के जरिए यूटिलाइज करते हैं उनके टैलेंट को, और मेंटेनेंस, और फिर हम उनको मेंटेन करते हैं। फोकस पीपल एज ए ह्यूमन रिसोर्स। हम फोकस जो करते हैं वो करते हैं कि लोग जो है हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन एसेट्स है। एंड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो मेन हमारा जो मकसद होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट। सेकंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हासिल करना और टाइम टू टाइम प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना। प्रॉफिट, प्रॉफिट को अचीव करना और प्रॉफिट को भी वक्त के साथ साथ मैक्सिमाइजेशन बढ़ाना। रेडीनेस टू चेंज, आज का दौर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के दौर में हमें रेडी रहना चाहिए फॉर चेंज के लिए। तो हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट और ऐसा बिहेवियर एम्प्लॉय के क्रिएट करना होता है जिसमें वो रेजिस्टेंट टू चेंज ना क्रिएट करें, वो रेडी रहें चेंज के एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। एम्प्लॉय कमिटमेंट, ये बहुत अहम होती है किसी भी वर्कर की परफॉर्मेंस के लिए। हम किस तरह हासिल कर सकते हैं एम्प्लॉय की कमिटमेंट। जब एम्प्लॉय कमिटमेंट करता है तो वो अपनी कमिटमेंट को प्रूव करने के लिए अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। और फिर हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ यानी उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है वो आइडियल है या नहीं है। तो ये हमारे तमाम एलिमेंट कहलाते हैं एलिमेंट एंड मॉडल ऑफ एचआरएम। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एचआरएम की। तो फंक्शन ऑफ एचआरएम के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन है हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी हम फ्यूचर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और प्लानिंग करते हैं कि कितने वक्त में कितनी नौइयत की कौन सी ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होगी। तो ये तमाम जो है हमारे आंसर जो है इन क्वेश्चन के, ये कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। सेकंड, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और फिर हम ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्विजिशन के जरिए जो है हम उनको एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आफ्टर एक्विजिशन हम अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। थर्ड फंक्शन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फोर्थ हमारा फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज में इजाफा करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए। मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फिफ्थ फंक्शन है, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज और उनकी कॉम्पिटेंसीज को मेंटेन करते हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए, कि जब किसी वर्कर की परफॉर्मेंस एवरेज या पुअर हो तो किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा किया जा सके। हारमोनियस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप,
हम ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एक बेसिक फंक्शन होता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए, सेटिस्फेक्शन क्रिएट की जाए, अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और सबसे अहम फंक्शन जो किसी भी एचआरएम का होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। तो ये हमारे कहलाते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम मॉडल ऑफ एचआरएम। सिस्टम मॉडल ऑफ एचआरएम के अंदर हम बात करेंगे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। इसके 4 स्टेप होते हैं हमारे पास। सबसे पहले इनपुट। इनपुट ह्यूमन एनर्जी, कॉम्पिटेंसीज, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, प्लान, एचआर इन्वेंटरी, जॉब एनालिसिस। किसी भी एचआरएम के प्रोसेस में जो इनपुट होता है वो सबसे पहला या जो एलिमेंट होता है वो ह्यूमन एनर्जी एंड कॉम्पिटेंसी, यानी वर्कर की एनर्जी और वर्कर की कॉम्पिटेंसीज, ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है इनपुट के अंदर। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, सेकंड इनपुट जो एलिमेंट होता है हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम रवा दवा होते हैं। नेक्स्ट है एचआर प्लान। फिर ऑन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, एचआर ह्यूमन रिसोर्स अपना एक स्पेसिफिक प्लान डेवलप करते हैं, इसका भी इनपुट होता है। फिर एचआर इन्वेंट्री, हम एचआर इन्वेंट्री की इनपुट करते हैं। और फिर जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के हमारे 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो जॉब एनालिसिस होते हैं, और जॉब एनालिसिस के जरिए हम कोशिश करते हैं टू बी फिट द राइट पर्सन एट राइट पोजीशन। तो ये हमारा जो है एलिमेंट होते हैं जो इनपुट होते हैं। फिर प्रोसेस हमारा होता है एक्विजिशन, यानी हम एक्विजिट करते हैं अपनी वर्कर को, एम्प्लॉयज को। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट करते हैं उनकी कि आज का सुपरवाइजर कल का मैनेजर बन सके। फिर यूटिलाइजेशन, हम यूटिलाइज करते हैं उनकी स्किल्स, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, ओवरऑल उनकी कॉम्पिटेंसीज को। फिर मेंटेनेंस, और फिर हम मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। आउटपुट जो हमारे पास होता है उसके अंदर वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीवमेंट। हम एचआर के प्रोसेस के आउटपुट के जरिए हासिल करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की गोल, जो चैलेंजिंग भी होती है और डिफिकल्ट भी। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, हम अपने वर्कर और एम्प्लॉय की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की स्टेबिलिटी लाते हैं। थर्ड, प्रोडक्टिविटी, हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं और उसमें टाइम टू टाइम इजाफा करते हैं। नेक्स्ट, रेडीनेस फॉर चेंज, और हम अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को एग्री और रेडी रखते हैं आने वाले चेंज के लिए, ताकि वो चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए तैयार रहें। फिर उसके बाद पर्सनल कमिटमेंट, हम अपने एम्प्लॉय को कमिटमेंट के जरिए जो है मोटिवेट करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा करते हैं। कॉम्पिटेंसीज, हम अपने एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसीज को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेजेस हासिल करते हैं। और कॉन्ग्रेंस, और हम अपने एम्प्लॉयज को जो है मुख्तलिफ नौइयत से मोटिवेट करते हैं। और यहाँ से फिर सिलसिला आता है फीडबैक का, और फीडबैक के जरिए हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पर जो है हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी एचआर के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।